हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देखते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों, यानी किसी और पर डिपेंड न करती हों, और उनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकें। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखें, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ are those physical quantities ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं which are independent of other quantities other physical quantities and with these quantities we can derive other physical quantities also। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड भी ना करती हैं और उनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकें, तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ये 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहली होती है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, और एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब इनका जो यूनिट होता है मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। इनको फंडामेंटल यूनिट्स ही बोलते हैं। मास का होता है किलोग्राम, ऐसा यूनिट में। लेंथ का होता है मीटर, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। टाइम का होता है सेकंड, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन ये होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका होता है मोल, इसको MOL से डिनोट करते हैं। करंट इसका होता है एम्पियर, A से डिनोट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका होता है कैंडला, जिसको CD से डिनोट करते हैं। अब इन्हीं के डायमेंशन में यहीं पे लिख देता हूँ मैं। तो मास का जो डायमेंशन होता है उसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। लेंथ का कैपिटल L से, टाइम का कैपिटल T से, टेम्परेचर का थीटा या के किसी से भी कर देते हैं। मोल का MOL से करते हैं। करंट जो होता है उसको A लिख लेते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका CD। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट और डायमेंशन हो गए। अब हम देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, जो कि इनसे ड्राइव की जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से ही ड्राइव की जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द क्वांटिटीज़ which are derived from the fundamental quantities। यानी ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से ड्राइव की जाती हैं उन्हीं को ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है। जैसे फंडामेंटल में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कितनी भी हो सकती हैं।
जैसे इसके एग्जांपल है स्पीड। फिर भी हम बेसिक क्वांटिटीज़ को कवर कर लेते हैं। जैसे पहली मैंने लिखी स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक प्रकार की लेंथ है अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों कैसे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इन्हीं की मदद से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसका अगर डायमेंशन लिखें, पहले यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं, यहाँ पे डायमेंशन लिख लेते हैं इनका। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, इसको मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये स्पीड का यूनिट हो गया। डायमेंशन हो जाएगा इसका डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस यानी कि एल अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम यानी कि LT-1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो हमने फंडामेंटल की मदद से निकाला, इसलिए कैसी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। सेम वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डायमेंशन है और यूनिट में वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसका यूनिट जो है वो उसी के हिसाब से देखा जाता है जो उसका फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है और टाइम जो है वो टाइम ही होता है, तो इसका भी यूनिट सेम ही आता है मीटर पर सेकंड और डायमेंशन भी सेम ही आता है LT-1। इसके बाद हम अगला डायमेंशन देखते हैं, एक्सेलरेशन। अगली क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है कि आप एक पर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ा या घटा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी उसकी कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, उसको डिफाइन करता है। तो एक्सेलरेशन ये इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा V अपॉन चेंज इन टाइम यानी कि डेल्टा T। चेंज इन वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी का ही डायमेंशन होगा, या फिर यूनिट की बात करें तो वो मीटर पर सेकंड ही होगा अपॉन सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है और इसी से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं L/T2 यानी कि LT-2, ये इसका डायमेंशन होता है। ये एक्सेलरेशन का हो गया। अगला देखते हैं फोर्स का। तो फोर्स होता है M/A यानी मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स होता है। तो यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी से हम डायमेंशन निकालेंगे, किलोग्राम का डायमेंशन M, मीटर का L और पर सेकंड स्क्वायर का T-2। तो यहाँ से डायरेक्ट इसका डायमेंशन आ गया MLT-2। अगला आते हैं वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, भी एक लेंथ है यानी कि मीटर, तो इसका यूनिट निकालेंगे तो इसी में मीटर और आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका यूनिट हो गया। अब इसके डायमेंशन में किलोग्राम के लिए M और M स्क्वायर के लिए L2 और अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो इसके लिए T-2, तो ये वर्क का डायमेंशन हो गया। अगला बात करते हैं एनर्जी का। और वर्क का सेम डायमेंशन होता है क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों इक्विवेलेंट चीज़ें होती हैं। तो एनर्जी का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन भी ML/T-2। कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, जितनी भी हो सकती हैं वो सारी एनर्जीज का यही होता है ML/T-2। अब आते हैं टॉर्क पे। टॉर्क रोटेशन के चैप्टर में पढ़ते हैं, ये होता है फोर्स इंटू R परपेंडिकुलर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स जो है ये फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, आप इतना ही याद रखोगे भी अगर आपको नहीं पता है तो फोर्स जो है वो हो जाए, इसका जो फोर्स का जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी में फिर से डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर में मीटर का मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इसका डायमेंशन ML/T-2 हो जाएगा, सेम टू सेम जैसे वर्क और एनर्जी का है। तो वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का इनका सेम होता है, ये आपको याद रखना है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे अगला हम लिखते हैं
अगला लिखते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम के दो फॉर्मूले हैं, एक तो मास इंटू वेलोसिटी या फिर फोर्स इंटू टाइम। तो हम इसी से निकाल लेते हैं, मास इंटू वेलोसिटी से। इसका यूनिट हो जाएगा मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का जो यूनिट है ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, पर सेकंड के लिए t⁻⁻1। तो ये mL/-1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब आता है इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा mv। चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो मोमेंटम में से मोमेंटम को माइनस करना होता है चेंज इन मोमेंटम का मतलब, और मोमेंटम में से मोमेंटम को माइनस करेंगे तो उसका यूनिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूनिट पर तभी फ़र्क पड़ता है जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो इम्पल्स का जो यूनिट है वही मोमेंटम का यूनिट है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और सेम विद डायमेंशन, डायमेंशन भी इसका सेम ही रहेगा, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट सेम हो, यानी कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ हो। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड ही नहीं कर सकते, जैसे कि फोर्स में आप फोर्स में आप एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते, फोर्स में आप वर्क को ऐड नहीं कर सकते। आप 2 न्यूटन है उसमें 4 न्यूटन को ऐड कर सकते हैं, 2 न्यूटन में 2 किलोग्राम को ऐड नहीं कर सकते। इसलिए जो दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस होता है या एडिशन होता है वो हमेशा सेम डायमेंशन या और सेम यूनिट वाला होता है। लेकिन मल्टीप्लाई आप किसी भी क्वांटिटीज़ को कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किलोग्राम और मीटर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से उसमें डायमेंशन चेंज हो जाती हैं। तो अगला डायमेंशन देखते हैं अब। एक होता है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसका भी डायमेंशन और यूनिट जो है वो एक्सेलरेशन जैसे ही होता है, बस उसके नाम में ग्रेविटी आ रही है, तो उससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका ये यूनिट है वो सेम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और डायमेंशन L/-2 हो जाएगा। ये भी एक्सेलरेशन ही है, बस ये पृथ्वी का एक्सेलरेशन है या फिर किसी भी बॉडी का जिसके पास बहुत बड़ा मास है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगला देखते हैं, एक होता है टेंशन। टेंशन भी एक प्रकार की फोर्स होती है, जैसे रस्सी को खींचते हैं तो उसमें टेंशन डेवलप होती है, वो उसकी इंटरनल फोर्स ही होती है। तो टेंशन जो भी एक प्रकार की फोर्स ही है, तो इसलिए इसका जो यूनिट और डायमेंशन होगा वो फोर्स जैसा ही होगा। और फोर्स का हमने देख रखा है ऊपर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और डायमेंशन भी इसका mL/-2। ये टेंशन का हो जाएगा। सिमिलरली एक नॉर्मल फोर्स होती है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो उनमें परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगती है कांटेक्ट में आने पर, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। ये भी एक फोर्स ही है। तो इसका डायमेंशन जो है और डायमेंशन और यूनिट दोनों सेम है फोर्स की तरह ही। अब अगला देखते हैं पावर का। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल। तो वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम का होता है सेकंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इसी को वॉट भी बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन यहीं से निकल आएगा। किलोग्राम के लिए m लिखेंगे, m2 यानी कि L2, और पर सेकंड क्यूब यानी t⁻⁻3। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mL/t-3। ये पावर का हो गया। इससे अगला देखते हैं। अब एनर्जी में अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी इसका पूछे तो वो भी एनर्जी की तरह ही होगा, यानी कि यूनिट जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन mL/t-2। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ये सारी उसी में आती हैं एनर्जी में ही। तो सेम यूनिट होगा और सेम ही डायमेंशन होगा। और इससे अगला अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी को घुमाने के लिए ये उसका मेजरमेंट है कि उसको घुमाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाला जाता है रोटेटिंग बॉडी के लिए। तो ये होता है m/r²। mr² के प्रोपोर्शनल होता है। वैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट भी होता है, मान लीजिए k लिख दिया, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, हमें सिर्फ इसके डायमेंशन से मतलब है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर।
तो किलोग्राम मास के लिए, और रेडियस यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन निकालना है तो किलोग्राम के लिए कैपिटल M और मीटर स्क्वायर के लिए L2, तो mL2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है किसी बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो कितनी दूरी तय की है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है उन दोनों पॉइंट के बीच में, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि उस बॉडी ने कितना एंगल ट्रेवल किया है। तो ये थीटा होता है, यानी कि एंगल के बराबर ही होता है, थीटा से डिनोट करते हैं इसको। और जो थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है लेंथ अपॉन रेडियस, यानी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस भी एक लेंथ है और ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, तो इन दोनों से कोई भी यूनिट निकल के नहीं आएगा, दोनों का मीटर अपॉन मीटर कट जाएगा, यानी कि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। इसका ना कोई यूनिट है और ना कोई डायमेंशन है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। या फिर यूँ कहें कि डायमेंशन जो M0 L0 T⁴0। इससे अगला देखते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया है, अपॉन मतलब यानी कि थीटा अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा, थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होता है लेकिन नीचे टाइम है, तो इसके लिए यहाँ पे जो यूनिट होगा वो हो जाएगा पर सेकंड, क्योंकि सिर्फ नीचे टाइम है ऊपर कुछ नहीं है, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। और इसके जो डायमेंशन है वो M0 L0 T⁻⁻1 हो जाएगा। एक होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है कि कोई भी बॉडी, जैसे फ्रिक्वेंसी तो ये होती है कि कोई भी बॉडी एक सेकंड में कितनी बार अपनी साइकिल को रिपीट कर रही है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है कि वो कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार पूरा 2π रेडियन का चक्कर काट रही है, यानी पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, तो इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसका भी यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स और डायमेंशन जो है M0 L0 T⁻⁻1 ही होता है, क्योंकि ये भी क्या है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पर सेकंड। और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन, नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती है कभी भी, तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन अपॉन सेकंड यानी टाइम, तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इससे अगला सिमिलरली एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है कि एंगुलर वेलोसिटी में, उसको भी ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी जो ओमेगा अपॉन टी की है। ओमेगा की थी पर सेकंड, अपॉन सेकंड आ गया, तो यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये यूनिट हो गई। और इसी के करस्पॉन्डेंस हम इसकी वो लिख सकते हैं डायमेंशन T-2, M0 L0 T-2। M0 L0 को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे T-2 भी लिख सकते हैं। इससे अगला एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है M × R×V, यानी कि MVR। तो इसका यूनिट हो जाएगा M के लिए किलोग्राम मास, रेडियस के लिए मीटर और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ये इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशन लिखेंगे तो mL2 T-1 हो जाएगा, किलोग्राम के लिए M, मीटर स्क्वायर के लिए L2, पर सेकंड के लिए T⁻⁻1। तो mL2 T-1 ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। तो अगला है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका देखते हैं अब। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है F = kx। यहाँ पे k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है वो स्प्रिंग की लेंथ में इलोंगेशन, यानी इसको कितना खींचा गया है। तो k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब
के इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एक्स। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे। एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एक्स जो है वो लेंथ है, तो इसका एल, यानी कि के का जो डायमेंशन आया एल से एल कट गया तो एम टी माइनस टू आया। इसी से यूनिट बना सकते हैं किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का हो गया। अगला देखते हैं प्रेशर का। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल टू, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, दोनों लेंथ है, लेंथ और ब्रेड्थ भी लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर हो गया एरिया का डायमेंशन। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब अगला देखते हैं फ्रिक्शन जो है, वैसे तो सबको पता होगा फ्रिक्शन एक फोर्स ही होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो फोर्स जैसा ही होगा एम एल टी माइनस टू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, ये न इसका कोई यूनिट होता है। अगला देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेट। वेट को सब लोग मास ही समझ लेते हैं, लेकिन मास अलग होता है। जैसे आपकी बॉडी का जो मास है वो 60 किलो है, तो आपकी बॉडी का वेट जो है वो 60 किलो नहीं है, वो 600 न्यूटन हो जाएगा, मतलब एम इंटू जी वो आपका वेट हो जाएगा। और वेट जो है वो कहीं भी चेंज हो सकता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। तो वेट जो है वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स है बॉडी पर, तो ये इसका डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू, ये याद रखना है आपको। और हमने एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था ऊपर, इसका एम एल टू टी माइनस वन आया था। सिमिलरली एंगुलर इम्पल्स का भी आएगा, क्योंकि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो एंगुलर इम्पल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो एंगुलर मोमेंटम जैसा ही आएगा एम एल टू टी माइनस वन। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना था। और देखते हैं, अब हम देखते हैं बुओयंसी। बुओयंसी एक फोर्स होती है जो पानी में डूबने पर लगती है, यानी कोई बॉडी का अगर कुछ भी पार्ट जो है पानी में चला गया तो पानी जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसको बुओयंसी बोलते हैं। तो इसका भी डायमेंशन एम एल टी माइनस टू ही होगा, ये भी फोर्स ही है। अगला देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है, एनर्जी का डायमेंशन जो कि हमको पता है, ये होती है जी एम एम बाई आर, ये होती है ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, अगर पोटेंशियल को हम वी लिख लें तो ये होता है यू बाई एम, यानी कि एनर्जी अपॉन मास, जी एम बाई आर होता है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जी एम बाई आर। तो यू यानी कि एनर्जी, इसका हमें पता है एम एल टू टी माइनस टू अपॉन मास का होता है एम से एम कट गया तो इसका डायमेंशन आया एल टू टी माइनस टू। समझ में आ गया हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हो गया एल टू टी माइनस टू। अब अगला देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होता है, उसी को इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो इसका जो होता है वो एल टी माइनस टू ही होता है, यानी फोर्स अपॉन मास। अगला देखते हैं तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ का एल, यानी एम टी माइनस टू। ये सरफेस टेंशन का हो गया। इससे अगला मास डेंसिटी, वेरी सिंपल।
ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का डायमेंशन हमें पता है m। अच्छा, वॉल्यूम का होता है लेंथ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये तीनों जो हैं वो हाइट लेंथ की कैटेगरी में ही आती हैं। तो वो लेंथ इंटू लेंथ यानी L³ होता है इसका डायमेंशन वॉल्यूम का। तो मास डेंसिटी का हो जाएगा ml-3। और स्ट्रेस का सेम वही होता है जो प्रेशर का होता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जो प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 T-2, ये निकाला था थोड़ी देर पहले, ये स्ट्रेस होता है। अगला होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, यानी कि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, m0 L0 T0, यानी कि ये डायमेंशन लेस है, न इसका कोई यूनिट होता है। इससे अगला देखते हैं। तो अगला है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। पावर का हम पहले देखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, यानी mL/T-3 अपॉन एरिया का होता है L2। तो इंटेंसिटी का हो जाएगा L2 से L2 कैंसिल, mt-3 बचेगा, इसका डायमेंशन हो गया mt-3। अगला है वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है वेव की लेंथ कितनी है, यानी कि वो अपने एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चल रही है, एक साइकिल में कितना डिस्टेंस चल रही है, सॉरी। तो ये भी एक प्रकार की लेंथ है, इसका डायमेंशन हो जाएगा L। वेवलेंथ सिमिलरली एम्पलीट्यूड भी ऐसा ही होता है, उसकी भी L ही होती है डायमेंशन। अगला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं। पहले हीट कैपेसिटी देखते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो हीट कैपेसिटी C=Q/ΔT, यानी कि हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट का हमें पता है एनर्जी के बराबर होता है mL/T-2 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का मान लेते हैं थीटा, तो ये चेंज इन टेम्परेचर नीचे टेम्परेचर है, इसको ऊपर लेंगे तो थीटा की पावर -1 हो जाएगा। अगला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ये होता है Q/m∆T, यानी ये पर यूनिट मास के लिए होता है। तो इसी में मास से डिवाइड करना है ऊपर वाले में, तो मास से डिवाइड करेंगे तो m हट जाएगा, क्योंकि m जो मास का होता है। तो यहाँ पे L2T-2 θ-1 ये बचेगा। अगला होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी Cm से डिनोट करते हैं। ये होता है Q/n∆T। n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसका हो जाएगा, इसी में नंबर ऑफ मोल से डिवाइड देना है, यानी mL/T-2 θ-1 मोल इनवर्स, मोल से डिवाइड दे दिया इसमें। अगला देखते हैं इससे। अब आ गया हमारा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी होता है चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, यानी कि mL/T-2 अपॉन टेम्परेचर के लिए थीटा, तो ये हो जाएगा mL/T-2 θ-1। ये इसके लिए हो गया। इससे अगला देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला होता है ΔQ/ΔT = KA∆T/x। अच्छा, यहाँ पे जो नीचे ΔT है टाइम का है और ये टेम्परेचर में चेंज है। तो यहाँ पे जो K है ये थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। K को एक साइड में ले लेते हैं, तो ΔQ/ΔT × x/A∆T। अब यहाँ से K का डायमेंशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले ΔQ यानी कि हीट का चेंज mL/T-2 अपॉन टाइम का चेंज T इंटू x जो है वो डिस्टेंस है, यहाँ पे भी L/A जो है वो एरिया है, तो इसका L2 हो जाएगा, और ΔT चेंज इन टेम्परेचर का थीटा हो जाएगा। तो K का जो डायमेंशन आया L2 से L2 कट गया, mL/T-3 θ-1 आ गया इसका। अब इससे अगला देखते हैं
थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस होता है एल अपॉन के ए। के जो है वो ये थर्मल कंडक्टिविटी है, ए एरिया है, एल लेंथ है। तो आर एच थर्मल रेसिस्टेंस बराबर, इसका डायमेंशन लिखेंगे तो ऊपर लेंथ का डायमेंशन एल अपॉन नीचे के का एम एल टी माइनस 3 थीटा माइनस 1 इंटू एरिया का L2। तो ये हो जाएगा m माइनस 1, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस 1 और ऊपर L माइनस 2 T3 थीटा। ये थर्मल कंडक्टर रेसिस्टेंस का हो गया, सॉरी। अब देखते हैं स्टीफन्स को चार्ज का देखते हैं पहले। लास्ट में मैं सारे कांस्टेंट के कराऊंगा फिजिक्स में, जो इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस वाले कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उनको मैं एक साथ ही कराऊंगा सबसे लास्ट में। तब तक 3-4 बेसिक और रहेंगे, इनको देख लेते हैं। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, यानी कि एम्पियर इनटू टाइम, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 80। और कूलम इसकी यूनिट होती है, वो सबको बताइए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का तो हमें पता है mlt माइनस 2, चार्ज का होता है at, तो इसका हो गया mlt माइनस 3, क्योंकि t की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस 3 हो जाएगा, और a माइनस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का हमें पता है ml2t माइनस 2 अपॉन चार्ज का होता है a इंटू टी। तो ये निकल के आ गया ml2t माइनस 3 a माइनस 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकल के आ गया। और वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, और यही EMF का भी होता है। तो EMF भी है। EMF क्या होता है, जब बैटरी बंद हो तो सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को EMF बोलते हैं। तो इसका भी सेम डायमेंशन हो गया। और यूनिट तो इसका वोल्ट होता है पोटेंशियल का, पता ही है सबको। इससे अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अभी हमने निकाला है mlt माइनस 3 डायमेंशन a माइनस 1 इंटू एरिया का करेंगे तो L2 से मल्टीप्लाई करेंगे। L2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ L3 हो जाएगा बस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया। अगला देख लेते हैं चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार की होती है। पहले देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होती है एरियल चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ। तो ये हो जाएगा AT अपॉन L, यानी कि L माइनस 1 AT। ये इसका डायमेंशन हो गया। 40वां एरियल चार्ज डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है, तो Q अपॉन A। तो यहाँ पे हो जाएगा L माइनस 2 AT। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये इक्वस्ट होगा Q अपॉन V, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है। तो ये हो जाएगा L माइनस 3 A इंटू टी। अब और देखते हैं। अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेसिस्टेंस का। तो हम रेसिस्टेंस का निकालेंगे। पहले कैपेसिटेंस का निकालते हैं, उसके बाद रेसिस्टेंस का निकालेंगे ताकि वो इजीली निकलाएगा। पहले कैपेसिटेंस का देखते हैं। कैपेसिटेंस होता है Q अपॉन V, यानी कि चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो चार्ज तो हमें पता है AT होता है, और वोल्टेज का भी हमने अभी निकाला था, मैं दिखा देता हूँ। जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही वोल्टेज था, दिख रहा होगा आपको। ml2t माइनस 3 A माइनस 1।
mL2T-3A-1। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का हो जाएगा M-1L-2 T4A+2। ये कैपेसिटेंस का आ गया। अब निकालेंगे रेसिस्टेंस का। तो अब रेसिस्टेंस का निकालने के लिए एक सीधा सिंपल फार्मूला लगाएंगे, वो है कि RC होता है टाउ। ये कैपेसिटेंस के चैप्टर में ही पढ़ते हैं। यहाँ पे R जो है रेसिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है और टाउ जो है वो एक टाइम कांस्टेंट है, तो इसका यूनिट जो है वो टाइम के बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं R=τ/C। और C का चूँकि हमें पता है तो हम R का डायमेंशन निकाल सकते हैं। टाउ का हो जाएगा T/C का हमें पता है M-1L-2 T4A2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ML2 T-3A-2। ये रेसिस्टेंस का आ गया। इसके बाद रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी रो। तो रेसिस्टिविटी रो होता है RA/L, यानी कि एरिया अपॉन लेंथ। तो R के जो डायमेंशन है उसमें L के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करना है बस, क्योंकि एरिया अपॉन लेंथ यानी कि L2/L, तो L आएगा। तो रो डायमेंशन ऑफ R इंटू डायमेंशन ऑफ L। यहाँ से रो का डायमेंशन आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ R तो हमें पता है, इसमें L का मल्टीप्लायर करना है तो ये हो जाएगा ML3T-3A-2। सिंपल। इससे अगला मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं अब। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइज होता है B इंटू A, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड का अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का नहीं निकाला, तो पहले उसी का निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको सिंपली निकालेंगे F/L = μ0I1I2 सॉरी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए दूसरा फॉर्मूला है F = QVB। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है तो उस पर फोर्स लगता है। F = QVB। Q उसका चार्ज है, V उसकी वेलोसिटी और B वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से B का जब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का तो हो जाएगा F/QV। अब F का डायमेंशन MLT-2 अपॉन Q का AT और वेलोसिटी का LT-1। अब T इंटू T-1, तो ये T की पावर 0 यानी कि ये कट जाएगा और L से L कट जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा MT-2 और A-1। ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इसमें बस एरिया का मल्टीप्लाई करना है, एरिया यानी L2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ML2 T-2 A-1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का आ गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी निकाल लेते हैं, या फिर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, निकाला तो नहीं है ये तो हमने निकाल ही लिया है। तो अब निकाल लेते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट का, निकाल के देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है I इंटू A। I होता है करंट, A होता है एरिया। तो करंट के लिए लिखेंगे हम एम्पियर, एरिया के लिए लिखेंगे L2। तो इसका तो ये हो गया सीधा सीधा, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लिखेंगे EMF = होता है -L/di/dt। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है L इंटू I के बराबर होता है। तो किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने अभी निकाला है तो उसी से देख लेते हैं। अब यहाँ से L निकालेंगे तो ये आ जाएगा phi/I, यानी कि ML2 T-2 A-1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का है।
अपॉन आई के लिए ए। तो सेल्फ इंडक्टेंस का आ गया ML2 T-2 एंड A-2, ये सेल्फ इंडक्टेंस का आ गया। सेम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो भी F=MI होता है, तो M हो जाएगा phi/I। सेम फार्मूला है दोनों का, तो सेम ही वो आएगा डायमेंशन, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यही हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं हम तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। अभी मैं देख लेता हूँ कोई बची तो नहीं है। तो ये तो सारी ख़त्म हो गई है। अब मैं सारे जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है 8-10 ही हैं, जो इम्पोर्टेंट कोफिशिएंट हैं उनके डायमेंशन करा देता हूँ। वो डायरेक्टली आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वही पूछे जाते हैं। इन सबको तो आप फिर भी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन उनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लिख देता हूँ सम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट्स। पहला देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। तो इसको हम निकालेंगे F=, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स F=G(m)(m)2I(r²). तो यहाँ से G को निकालेंगे तो ये हो जाएगा F(r²)/m1m2। m1m2 मास है, r डिस्टेंस है। तो G का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा F का डायमेंशन MLT-2 इंटू r² का हो जाएगा L2/m1m2 का हो जाएगा m², क्योंकि मास इंटू मास m² आ गया। तो ये आ जाएगा m-1 L3T-2। ये डायरेक्ट याद करना है। इसके बाद दूसरा है प्लांक्स कांस्टेंट। इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। इसको निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से E=h न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है, और फ्रिक्वेंसी का मैंने बता दिया पहले पर सेकंड यूनिट होता है और डायमेंशन T-1 होता है। तो h हो जाएगा E/μ। इसका डायमेंशन निकालेंगे तो ML2 T-2 एनर्जी का रख दिया अपॉन T-1 फ्रिक्वेंसी का रख दिया, ये आ जाएगा ML2 T-1। ये भी याद रखना है। और ये एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होता है। ये भी कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में कि ये दोनों का बराबर होता है कि नहीं। तीसरा देखते हैं अब। अच्छा, फ्रिक्शन में कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E लिख देता हूँ मैं। कोफिशिएंट ऑफ, वैसे तो ये कम इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ऊपर नीचे वेलोसिटी है, इसलिए इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये डायमेंशन लेस है। इसके बाद देखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब पहले मैं बता चुका हूँ, स्ट्रेस जो होता है वो तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन जो है वो स्ट्रेस का ही होगा, और वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हो जाएगा, यानी फोर्स अपॉन एरिया के ML-1 T-2। ये इसका आंसर हो गया। ये कई प्रकार के होते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबका यही आएगा डायमेंशन जो है। इसके साथ साथ मैं कंप्रेसिबिलिटी का भी बता देता हूँ। ये कांस्टेंट लगी है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी जो होती है उसको K से डिनोट करते हैं, और वो 1/बल्क मॉडुलस होती है। तो चूँकि बल्क मॉडुलस का भी यही है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये, इसका बस उल्टा करना है। तो ये M-1 L/T2 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है ईटा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F=6π∗RV। स्टोक्स लॉ में पढ़ा है हमने। तो ईटा के जब डायमेंशन निकालेंगे तो F का डायमेंशन आएगा अपॉन
6 पाई जो भी एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ईटा का डायमेंशन निकालने के लिए एफ का डायमेंशन अपॉन आर इंटू वी का डायमेंशन, आर का डायमेंशन वी का डायमेंशन। आर जो है रेडियस है, वी वेलोसिटी है, तो एफ की जगह पहले एम एल टी माइनस 2 लिख दिया हमने। रेडियस जो है वो लेंथ की कैटेगरी में आता है, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, लेंथ से तो लेंथ कट गई और यहाँ पे आ गया एम एल माइनस 1, ये एल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी पावर, और टी माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का याद रखना है। अब है गैस कांस्टेंट आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल दिए इसको। तो इसको निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता होगी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो अगर आर का निकालना है तो ये हो जाएगा पी वी अपॉन एन टी। तो प्रेशर का लिखेंगे पहले एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, वॉल्यूम का लिखेंगे L3 अपॉन एन टी, एन यानी कि मोल और टी यानी कि टेम्परेचर, तो इसके लिए थीटा लिखेंगे। कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम टी का टी ले लेते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर है तो यहाँ पे थीटा लिखना ना भूलें इसके लिए। तो अब आर का डायमेंशन निकल के आ गया यहाँ से ML2 टी माइनस 2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स, ये गैस कांस्टेंट का हो गया। अगला देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, हम लिख सकते हैं एनर्जी जो होती है उसको लिख देते हैं के बी इंटू टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के बी इंटू टी की। टी जो है टेम्परेचर है, तो के बी का डायमेंशन निकालेंगे, ये आ जाएगा ई का डायमेंशन अपॉन टी को नीचे ले आते हैं तो टी का डायमेंशन, यानी कि ML2 टी माइनस 2 और टी का जो डायमेंशन है वो थीटा है, ऊपर जाएगा तो थीटा -1 हो जाएगा। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी का आ गया। इसके बाद अगला कांस्टेंट देखते हैं। तो अगला कांस्टेंट है हमारा स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला था पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4। तो यहाँ से सिग्मा को निकालना है हमें। ई जो है वो एमिसिविटी होती है एक बॉडी की, इसका कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका डायमेंशन तो हम लिखेंगे नहीं। सिग्मा के डायमेंशन के लिए लिखेंगे हम पावर का डायमेंशन अपॉन ए, यहाँ पे एरिया है बॉडी का जहाँ से वो हीट एमिट कर रही है, और टी टेम्परेचर है, तो नीचे टेम्परेचर की पावर 4। अब सिग्मा का जो डायमेंशन हो जाएगा पावर का हो जाएगा ML2 टी माइनस 3 अपॉन एरिया का L2 और टेम्परेचर की पावर 4 यानी कि थीटा की पावर 4। L2 से L2 कट गया तो ये आ गया MT माइनस 3 थीटा की पावर -4। ये स्टीफन्स कांस्टेंट का हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड वाले चैप्टर का है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ से फॉर्मूला जो आता है, सब नहीं पढ़ा रहा, ये तो सब नहीं पढ़ा होगा। तो एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ करने के लिए Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है इसलिए इसको लिखा नहीं है हमने, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट लिखा नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा Q1 Q2 यानी Q का स्क्वायर यानी A2 T2, क्योंकि Q होता है 80, उसका स्क्वायर कर दिया तो A2 T2। अब देखते हैं एफ आर स्क्वायर का MLT माइनस 2, आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि L2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L3 हो जाएगा। तो ये हो गया M-1 L-3 T4 A-2। ये डायमेंशन हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हम देखते हैं अब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता है म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। मैग्नेटिक फील्ड का अभी हमने निकाला था, या फिर हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर, अगर किसी को मैग्नेटिक फील्ड का याद ना हो तो। दूसरा फॉर्मूला है F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन वायर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। तो यहाँ से अगर म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है तो ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन इनटू आर, उधर चला जाएगा तो आर का डायमेंशन अपॉन एल पहले से नीचे था, और I1 इंटू I2 का डायमेंशन। I1 I2 करंट है, एल और आर दोनों डिस्टेंस हैं, मतलब लेंथ है, तो इनका डायमेंशन तो कट ही जाएगा। तो म्यू नॉट के में आएगा सिर्फ MLT-2 फोर्स का अपॉन I1 I2 यानी कि एम्पेयर का स्क्वायर। तो MLT-2 A-2 ये हो जाएगा इसका। ये म्यू नॉट का हो गया। अब देखते हैं अगला। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब देख लेते हैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल्स टू होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो दोनों वेलोसिटी है ऊपर नीचे, यानी कि दोनों का जो डायमेंशन है वो LT-1 अपॉन LT-1, ये कट जाएगा तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये याद रखना है आपको। तो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं डायमेंशन। अगर किसी को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, तो मैंने JEE मेन के PYQ पहले अपलोड कर रखे हैं उनके सॉल्यूशन के साथ 2025 के, वहाँ उनको देख के आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीडियो पे रिव्यू ज़रूर देना, लाइक और शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है, थैंक यू।